नमस्कार। मिशन हेल्थ के फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है विश्व जनसंख्या दिवस और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक परिवार नियोजन डॉक्टर इरफान वजीर जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। विश्व की जनसंख्या 7 अरब 62 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का इंतज़ाम करना, आवास का इंतज़ाम करना और चिकित्सीय सुविधाओं का इंतज़ाम करना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आज डॉक्टर साहब से हम इसी विषय पर विस्तृत जानकारी लेंगे कि जनसंख्या का नियंत्रण कैसे किया जाए, किन बातों को व्यवहार में लाकर हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। और इसके साथ डॉक्टर साहब हम दर्शकों से कहेंगे कि आपके अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-407-6802। इसके साथ आपसे अनुरोध है कि जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ कुछ आमंत्रित दर्शक भी हैं, इनके भी हम प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है और 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल 11 जुलाई 1987 में विश्व की जो जनसंख्या थी वो 500 करोड़ यानी कि 5 अरब हो गई। तो उस समय एक डॉक्टर के.सी. ज़कारिया वर्ल्ड बैंक के जो हेड थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि क्यों ना इस दिन हम जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दें। और फिर ये 1989 से व्यवहार में आ गया और 1989 से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जी, इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और आज हमारे साथ नीना जी हैं। नीना जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, वर्तमान में दुनिया और हमारे देश में प्रदेश की जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है? जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि 762 करोड़ यानी कि 7 अरब 62 करोड़ पूरे दुनिया की आबादी हो गई है। इसमें अगर हम भारत की जनसंख्या की तुलना करें तो लगभग 16% जो है वो जनसंख्या में, विश्व की जनसंख्या में भारत का कंट्रीब्यूशन है। यानी हम करीब 125 करोड़ हो चुके हैं, जो कि अभी सेंसस 2021 में आएगा तब एक्चुअल पता चलेगा कि क्या था। 2011 के बाद में सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन जो दर है वो अनुमानित होती है, उसके अनुसार लगभग इतनी जनसंख्या हो चुकी है। पहले विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन को माना जाता था, लेकिन चीन ने अपनी जनसंख्या की रफ्तार को काफ़ी कम कर लिया है। भारत में भी ये इस रफ्तार में कमी आई है बढ़ने में, लेकिन प्रोग्रेस कम है, उस हिसाब से कम है। हमें कोशिश करनी होगी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के। डॉक्टर साहब, देहरादून से शिवानी का फ़ोन है। हेलो जी शिवानी जी, मिशन हेल्थ में स्वागत है आपका। प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि बात जब परिवार नियोजन की आती है तो अधिकतर महिलाओं से ही ये अपेक्षा क्यों की जाती है कि वे ही इस तरह के साधनों को अपनाएं? डॉक्टर साहब, ये इनका प्रश्न है कि जब परिवार नियोजन की बात की जाती है तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो ही सारे साधन अपनाएं, ऐसा क्यों है? दरअसल पुरुष प्रधान एक समाज है हमारा, और ये सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व में ये बात है कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान विश्व है। इसमें जागरूकता की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि परिवार में जितना योगदान महिला का है उतना ही पुरुष का भी है, तो भागीदारी दोनों की बराबर की है। ये एक महज इत्तेफाक की बात है कि साधन महिलाओं के परिवार नियोजन के ज़्यादा हैं, लेकिन जो सरल उपाय हैं वो पुरुषों के ज़्यादा हैं जी। तो भागीदारी दोनों की बराबर होनी चाहिए। केवल ये एक सोशल या सामाजिक एक जागरूकता की ज़रूरत है कि परिवार में दोनों का योगदान बराबर है जी। तो पति पत्नी दोनों को इस संबंध में जो है निर्णय लेना चाहिए, केवल महिलाओं को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अंकित जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, इस बढ़ती हुई जनसंख्या से नियंत्रण पाना क्यों आवश्यक है और इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसके कई प्रभाव या दुष्प्रभाव जिसको आप कह सकते हैं हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहली बात तो यही है कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी या परिवार में अगर सदस्यों की ही संख्या आप ले लें ज़्यादा होगा, तो उनके लिए परिवार में भरण पोषण के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी, ज़्यादा
अन्न की आवश्यकता होगी, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा खर्चा होगा। तो एक तो ये सीधा सीधा जो रोल है वो ये है। दूसरा ये है कि सीमित संसाधन हैं पूरी विश्व में। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उन्हीं संसाधनों में हमें अपने आप को पालना पोसना है, बड़ा करना है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसका दोनों तरफ से सोशल भी और इकोनॉमिक भी दोनों तरीके से प्रभाव पड़ता है। बच्चे अगर परिवार में कम होंगे, उनके पालन पोषण में कम खर्चा होगा, तो आप अच्छी तरीके से उनको बड़ा कर सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। और अगर ज़्यादा होंगे तो वही आपकी आमदनी उतनी ही होगी और खर्चा डिवाइड हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अब ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी वृद्धि दर को कैसे रोका जा सकता है? इसके बहुत सारे उपाय हैं और लोगों को भ्रांति ये रहती है कि पहले विवाह हो जाएगा फिर उसके बाद देखेंगे। दरअसल ये वैवाहिक जीवन में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तभी उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें कैसे प्लान करना है अपने परिवार को, कितना सीमित रखना है, कितने बच्चे होने, कब होने, कितना अंतराल रखना है। अगर इन चीज़ों में थोड़ा सा जागरूक हो जाए। एक समय की बात थी जब इस पर कोई बात करना पसंद नहीं करता था। आज के समय में चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपीएससी बोर्ड हो, आपका स्टेट का बोर्ड हो, सब में इसको कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन को भी शामिल कर लिया गया है। तो जागरूकता तेज़ी से बढ़ रही है और इसका असर भी आया है। हमने काफ़ी हद तक भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी हम अभी भी विश्व में सबसे तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि वाले देश के रूप में उभर के सामने हैं। अभी और काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, नंद किशोर जी। हेलो हेलो जी, हाँ स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद सिंह है, मैं बाराबंकी गांव बसोली पता। मैं जानना चाहता हूँ जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये मेरे लिए बड़ी भारी समस्या है, तो इसमें पुरुष किस प्रकार से जिम्मेदारियां निभाएं जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ने के बजाय इसको घटाने की ओर हम लोग ले जाएं? पहली बात तो आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि जनसंख्या घटाने के लिए नहीं जाना है, बल्कि हमें इसको स्थिर करना है। इसीलिए ये जो विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं, इसको हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फोर्टनाइट के रूप में भी मनाते हैं, यानी जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा। हमें इसको स्थिर करना है, हमें कम नहीं करना है जनसंख्या को, बल्कि बढ़ने से रोकना है। तो इसमें पुरुष जो हैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, क्योंकि अगर हम घर परिवार की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं पुरुषों का ही बोलबाला है, क्योंकि कमाई का जो एक स्रोत है वो विशेषतया मुख्यतः पुरुष ही होते हैं। महिलाएं अक्सर खास करके गाँवों में घर का काम देखती हैं, बाहर का काम पुरुष देखते हैं ज़्यादातर, अधिकतर। हालांकि महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से और कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। तो पुरुष को कहीं ना कहीं से डिसीज़न लेना होता है, ये एक निर्णय लेना होता है कि हमें परिवार को सीमित रखना है या नहीं रखना है। अगर हम परिवार नियोजन की भी बात करें तो इसमें महिलाओं का कहीं ना कहीं, और ख़ास करके ग्रामीण महिलाओं का जो उनकी खुद की इच्छा होती है उसको अनदेखा किया जाता है। तो पुरुष अगर आगे आएंगे और मिलजुल कर ये निर्णय लेंगे कि हमें परिवार को सीमित रखना है, तो दोनों को फ़ायदा होगा इसमें। जी नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्न पूछने के लिए। और लेखनी जी हमारे साथ हैं, आप कुछ पूछेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि परिवार नियोजन अपनाने से और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि परिवार नियोजन का नाम ही एक थोड़ा सा मिथ है। अब इसका भारत सरकार ने भी और हमारी राज्य सरकार ने भी इसका नाम परिवार कल्याण दिया है, क्योंकि इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट होगा। फैमिली वेलफेयर वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है या परिवार कल्याण, वो इसीलिए क्योंकि इससे सीधे सीधे माँ का सेहत जुड़ी हुई है। अगर आप बात करें कि शादी के बाद तुरंत पहले ये परिवार नियोजन शुरू हो जाता है शादी की उम्र से ही। पहली बात तो ये है कि 19 वर्ष से पहले किसी भी महिला का और 21 वर्ष से पहले किसी भी पुरुष की शादी ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि महिला का शरीर उस समय विकास कर रहा होता है। तो 19 साल के बाद अगर वो माँ बनती है तो उसकी सेहत पे सीधे फ़र्क पड़ता है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देगी और स्वस्थ शरीर भी होगा। उसके बाद फिर दूसरी बात आती है कि पहले और दूसरे बच्चे में अंतर रखा जाए। उस बीच अंतर रखने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि महिला का शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वो जो पहले उसने बच्चे का जन्म दिया है उससे जो उसके अंदर खून की कमी आ सकती है और चीज़ें हैं, बहुत एक हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, उससे वो वापस उभर के सही हो जाती है। उसके बाद अगर 3 साल का अंतर रख के दूसरे बच्चे का होगा तो उसके शरीर पे कोई भी इस तरीके का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि महिला के स्वास्थ्य का जो है वो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ महिला होगी, स्वस्थ बच्चा होगा, तो एक तरीके से स्वस्थ समाज जन्म लेगा। तो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर हो। अंकित जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है कि एक नव दंपति को कब से परिवार नियोजन अपनाना चाहिए? बिल्कुल सही, जैसा मैंने अभी बताया
कि नव दंपत्ति को जब वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं उसी समय से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसीलिए इस साल हमारा नारा अभी तक भी यही था कि जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, यानी शादी के समय से ही आपको प्लान करना है कि हमें पहला बच्चा कम चाहिए, शादी कब चाहिए। शादी के बाद से पहले बच्चे को जितना डिले कर सकें उतना महिला के शरीर के लिए अच्छा है। जनरली ये है कि हम लोग जो कहते हैं कि कम से कम 3 साल के बाद पहला बच्चा पैदा हो, यानी कि शादी के 2 साल के बाद महिला गर्भवती हो तो अपने आप 3 साल पे बच्चा पैदा हो। इसी तरीके से पहले और दूसरे में कम से कम 3 का अंतर हो, और दूसरे के बाद कोई भी स्थायी साधन अपना लें। और स्थायी अगर नहीं भी अपनाना चाहते हैं तो अब इतने साधन अवेलेबल हैं कि आप कुछ भी अपना के अपना परिवार सीमित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब साधनों की बात चली है तो ये बताइए कि पुरुषों के लिए अस्थायी विधियां कौन से हैं, साधन कौन से हैं परिवार नियोजन के? पुरुषों के लिए सबसे अस्थायी विधि जो है वो कंडोम है। जी प्रभु जी, आप हमारे बीच हैं, कुछ पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहते हैं कि परिवार नियोजन के साथ साथ मतलब जो कंडोम के इस्तेमाल के कौन से फ़ायदे हैं? कंडोम में परिवार नियोजन के साथ साथ ये फ़ायदे हैं कि आप अनचाही बीमारियों से भी प्रोटेक्शन पाते हैं। ख़ास करके जब आप सेक्स की बात करते हैं तो उसमें एक किसी जो हमारी यौन जनित रोग हैं जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है, उनसे भी वो प्रोटेक्शन या आपको जो है बचाव करता है। भूपेंद्र जी, आप कुछ पूछेंगे? परिवार नियोजन के क्या क्या साधन, अस्थायी साधन क्या होने चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि अस्थायी साधन में कंडोम और स्थायी साधन में पुरुष नसबंदी है। पुरुष नसबंदी एक बहुत ही आसान विधि है, आजकल दूरबीन से होने लगी है और बिना चीरा बिना टाँका के होती है, तो बहुत ही आसान है और उसमें ख़तरा भी बहुत कम होता है, कोई जोखिम की भी बात भी नहीं है। और मिनटों में ये विधि, इस विधि से नसबंदी हो करके और पुरुष उसी दिन घर पर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर इसको लेकर बड़ी भ्रांतियाँ रहती हैं पुरुष नसबंदी को लेकर, तो समय के साथ साथ क्या कुछ किसी तरह की सावधानी भी रखनी ज़रूरी होती है? जैसे समय कितना, आपने बताया समय बहुत कम लगता है, लेकिन सावधानियाँ कौन सी रखनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि पुरुष नसबंदी एक पहले जो एक कन्वेंशनल जिसको हम कहते थे उसमें बाकायदा चीरा लगता था, समय 15 से 20 मिनट लगता था। जब से ये दूरबीन वाली नसबंदी जिसको हम नो स्कैल्पल वासेक्टोमी भी कहते हैं, इसका दरअसल 1971 में चीन में आविष्कार हुआ था और चाइना ने बहुत तेज़ी से अपने यहाँ अपनाया, इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से कंट्रोल भी कर ले गए अपने यहाँ। तो पुरुष नसबंदी जो होता है जिसमें बिना चीरा बिना टाँका के, हम जिसको NSV भी कहते हैं, उसमें मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 5 मिनट का समय लगता है तैयारी में ऑपरेशन की, और उससे पहले बुला के उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप वगैरह जो होता है उसमें भले ही 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाए, बाकी प्रक्रिया में 5 मिनट से अधिक नहीं लगता है। नवनीत, डॉक्टर नवनीत सिंघल जी, आप कुछ पूछेंगे? जी, मैं जानना चाहूँगा कि पुरुष नसबंदी कहाँ कराई जा सकती है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा क्या इसके लिए कोई दिन विशेष निर्धारित होता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पुरुष नसबंदी जो है वो जितने भी जिला चिकित्सालय हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे सर्जन अवेलेबल हैं, जहाँ प्रशिक्षण उनको दिया गया है, वहाँ पर लगभग सभी जगहों पर 75 जिलों में, सभी जिला महिला पुरुष चिकित्सालयों में और मेडिकल कॉलेजों में रोज़ होती है ये। लेकिन इसके साथ साथ पिछले वर्ष से यूपी में हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश में एक विशेष अभियान भी चलाया हुआ है कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को हम पुरुष नसबंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो वैसे तो आप प्रतिदिन जाके करवा सकते हैं, किसी भी दिन जाके कार्य दिवस में जो है अस्पताल में, जिला पुरुष चिकित्सालय में जाके या मेडिकल कॉलेज में करवा सकते हैं, मगर प्रत्येक माह की 21 तारीख को विशेष रूप से ये पुरुष नसबंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो। हेलो जी, आपका स्वागत है जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनीषा है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए खासकर परिवार नियोजन की क्या क्या उपाय हैं? डॉक्टर साहब, ये महिलाओं के लिए परिवार नियोजन के कौन कौन से उपाय हैं, इस बारे में जानना चाहती हैं? महिलाओं के लिए अस्थाई और स्थायी 2 तरह के साधन हैं। अगर हम अस्थाई की बात करें तो IUCD, PPIUCD, ECP और ओरल पिल्स जिसको आप कहते हैं, ओरल गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया है, एक गोली और आई है जिसको छाया कहते हैं, जो वीकली पिल है, और इंजेक्शन अंतरा या डिम्पा भी लॉन्च किया है यूपी में। जी, नीता जी, आप हमारे साथ हैं, कोई आप कुछ पूछेंगी? परिवार नियोजन के स्थायी साधन कौन से उपलब्ध हैं? स्थायी साधन में जैसा कि मैंने बताया कि महिला नसबंदी होता है, जिसको ट्यूबेक्टमी भी कहते हैं, और ये भी आजकल दूरबीन से की जाती है, बहुत आसान विधि है।
जी डॉक्टर साहब, महिला नसबंदी जो है प्रसव और गर्भपात के कितने दिनों बाद कराई जानी चाहिए? प्रसव के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर कराई जा सकती है और गर्भपात के बाद 1 सप्ताह से 12 दिन के अंदर तक भी कराई जा सकती है। जी किरण जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? परिवार नियोजन में महिलाओं के लिए अस्थायी साधन में सबसे सेफ तरीका कौन सा है? जी, परिवार नियोजन में जितने भी साधन हैं सभी सेफ हैं अगर कुशल चिकित्सक से परामर्श लेकर अपनाए जाएं। और इस वक्त इंटरवल आईयूसीडी या जिसको कि कापरटी आप लोग आम भाषा में कहते हैं, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन है जो कि काफ़ी सेफ है। इसके अलावा आपके गर्भ निरोधक गोलियां हैं, छाया भी हमारे यहाँ लॉन्च हो गई है जो कि पूरी तरीके से हार्मोन रहित गोली है और सप्ताह में केवल 1 बार खाई जाती है। डॉक्टर साहब, मेरठ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, छाया। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्ते, आपका स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप प्रश्न पूछिए। मेरा एक्सपर्ट से सवाल ये है कि परिवार नियोजन के जो लेटेस्ट साधन हैं उनके बारे में मुझे विस्तार से बता दें, और अगर और ज्यादा जानकारी के लिए कोई टोल फ्री नंबर वगैरह हो तो वो प्लीज हमें बता दीजिए, ताकि आबादी को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके और औरों को भी बताया जा सके। जी, अपर्णा जी का ये फ़ोन है और डॉक्टर साहब ये जानना चाह रही हैं कि जो महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक के साधन हैं जो वर्तमान समय में लेटेस्ट हैं उनके बारे में अगर कोई टोल फ्री नंबर है तो वो भी बता दीजिए जिस पर ये जानकारी ले सकें। लेटेस्ट जो अभी महिलाओं के साधन हम लोगों ने लॉन्च किया है, जैसा कि मैंने बताया, एक तो इंजेक्शन अंतरा या डिम्पा आया है जिसको कि 3 महीने में 1 बार लगवाना होता है, लेकिन उसके साथ भी वही शर्त है कि किसी कुशल प्रशिक्षित चिकित्सक से पहले अपनी जांच करा के पहला इंजेक्शन उनकी देखरेख में लगवाया जाए। उसके बाद बहुत आसान है, किसी भी स्टाफ नर्स या एएनएम से लगवाया जा सकता है अगर आपको सूट कर जाता है, और सूट करता है जब अगर आप चिकित्सक से सलाह लेके लगवाते हैं। इसके अलावा हमने एक वीकली पिल्स या छाया लॉन्च किया है जिसको कि पहले शुरू के दिनों में पहले महीने में सप्ताह में 2 बार गोली खानी होती है और बाद में सप्ताह में 1 नियत दिन पर खाई जाती है और उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, हार्मोन रहित दवाई। मंजू श्रीवास्तव जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, गर्भ निरोधक गोली प्रसव के कितने दिन बाद लेनी चाहिए, उसको लेने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि गर्भ निरोधक गोली जो है उसको चूँकि बच्चा नवजात होता है तो कम से कम 6 माह के बाद ही उसको महिला को लेना चाहिए, क्योंकि उसका असर बच्चे पर पड़ सकता है। तो जब दूध पिलाना माँ बंद कर दे उसके बाद ही गर्भ निरोधक गोली शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले और गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध हैं जो कि लिए जा सकते हैं। और आजकल बहुत आसान और सबसे जो लोकप्रिय साधन है वो है पीपी आईयूसीडी, प्रसव पश्चात आईयूसीडी जिसको कहते हैं, कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर उसको लगाया जाता है और वो बहुत अच्छे से काम करती है और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर बहराइच से जुड़ी हैं, रेखा जी। हेलो। हेलो। हेलो जी जी, मिशन हेल्थ में स्वागत है आपका। हम रेखा पांडे बोल रही हूँ बहराइच से। जी, हमारा प्रश्न ये है कि जो महिलाएं गर्भ निरोधक की गोलियां खाती हैं उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने कि जो लेती हैं क्या उनके शरीर पे किसी तरह का कोई असर पड़ता है? जैसा कि मैंने बार बार कहा कि चिकित्सक की सलाह से लें, तो कुछ महिलाओं में वो ऐसा भी हो सकता है कि उनको चिकित्सक सलाह ना दें उसको लेने के लिए, क्योंकि जैसे किसी को अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर की शिकायत है या मधुमेह या शुगर से पीड़ित हैं या कोई और भी कारण हो सकते हैं चिकित्सीय, तो जब उनसे वो काउंसलिंग करेंगे, डॉक्टर से उनके पूरी हिस्ट्री लेंगे तो वो अपने आप मना कर देंगे। अगर पूरी सलाह लेने के बाद लिया जाता है तो ऐसा बहुत कम दुष्प्रभाव है जो कि दिक्कत करे, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कभी मिचली आना या कुछ महिलाओं में वज़न बढ़ जाना, मासिक धर्म का बंद हो जाना, ये तो कॉमन सी बात है। तो ये सब चीज़ें अगर पहले से पता होती हैं तो धीरे धीरे शरीर उसको एडजस्ट भी कर लेता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई महिला जो है दोबारा बच्चा चाहती है और वो इस गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल कर रही है तो कब उसको रोक देना चाहिए दूसरे बच्चे के लिए? कम से कम जब आप प्लान करें तो उससे पहले 6 महीना पहले अस्थायी साधनों को रोक देना चाहिए। हाँ, परमानेंट साधन ऐसे हैं कि अगर वो आपने करा रखा है तो उसके बाद फिर नहीं होता है, लेकिन उसमें भी रिकैनालाइजेशन या उसको कहते हैं नलियों को वापस जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा सकती है, लेकिन परमानेंट साधन के बाद इसके गर्भधारण के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अस्थायी साधन पूरी तरीके से रोकने के बाद में कम से कम 6 महीना और अधिकतम 1 साल के बाद में पुनः गर्भधारण हो सकता है।
डॉक्टर साहब, इस विषय पर कुछ और विशेष सलाह आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरी यही सलाह है कि जैसा कि मैंने कहा कि सोशो इकोनॉमिक तो एक सब्जेक्ट है ही है, उसके साथ साथ परिवार की खुशहाली के लिए भी बहुत आवश्यक है। सीमित परिवार रहेगा, सीमित संसाधन है, महंगाई आप जानते हैं कि बढ़ती जा रही है, एजुकेशन महंगी हो गई है, तो स्वस्थ समाज में, एजुकेटेड समाज के लिए आवश्यक है कि बच्चे और परिवार सीमित हों, ताकि हम उनको अच्छे से एजुकेट करके और एक भारत का भी विकास कर सकें, परिवार का भी विकास कर सकें। तो दर्शकों, ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा फोन इन कार्यक्रम। और अब चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने यहाँ इसी कार्यक्रम में। तो नोट कर लीजिए आज का हमारा प्रश्न है, आज विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए और लिख लीजिए, आज विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए हमारे कार्यक्रम में और विश्व जनसंख्या दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फ़ोन किया है। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में शामिल होकर अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछे।